आज हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के 8वें एपिसोड को। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज जिन्वू का सामना अमेरिका के सबसे पावरफुल नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंद्रे से होने वाला है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि एस रैंक गेट के ब्रेक होने के चलते जब जापान के सभी शहर खत्म हो रहे थे, तब जिन्वू जापान जाने का डिसाइड करता है, जहां जिन्वू शैडो सोल्जर्स की आर्मी के साथ सभी जायंट्स को मार देता है और अकेले ही डंजन के बॉस लेगिया को खत्म कर देता है। सबसे पहले हमें अमेरिका के एक नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रीड के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक हेलीकॉप्टर आके उतरता है, जिसमें सेलनर और फेडरल ब्यूरो से ये बंदा क्रिस्टोफर रीड से मिलने आए हुए होते हैं। 5 नेशनल लेवल हंटर्स में से क्रिस्टोफर दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल नेशनल लेवल हंटर है। ये दोनों क्रिस्टोफर से बोलते हैं कि उन्हें उससे अकेले में कुछ बात करनी है, जिसके बाद क्रिस्टोफर अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि जब तक ये दोनों यहाँ से न चले जाएं, किसी को भी मेरे रूम के पास मत आने देना। अब ये तीनों रूम में आ जाते हैं, जहाँ क्रिस्टोफर उनसे यहाँ आने का रीजन पूछता है और बोलता है कि अगर ये अमेरिका में खुले एस रैंक गेट के बारे में है तो मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ। तब सेलनर उसे बताती है कि वो यहाँ एस रैंक गेट के लिए नहीं आए हैं, बल्कि कोई ऐसी चीज है जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद सेलनर उसे बताती है कि फ्यूचर में तुम्हें मार दिया जाएगा। ये सुनकर क्रिस्टोफर उसकी बात को मजाक समझता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि कोई इतना पावरफुल है जो मुझे मार सकता है। तब सेलनर बताती है कि हाल ही में मैंने तुमसे जुड़ा एक सपना देखा है, जिसमें तुम बहुत सारे ह्यूमंस से घिरे हुए हो। क्रिस्टोफर को सेलनर की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो बोलता है कि मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ, इसका मतलब मुझे कोई नहीं मार सकता है। लेकिन क्रिस्टोफर सेलनर की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो बोलता है कि अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो मुझे अपनी हेल्प के लिए किसके पास जाना चाहिए और कौन इतना पावरफुल है जो कि एक नेशनल लेवल हंटर को बचा सकता है। तब सेलनर उसे बताती है कि एक ही है जो आपकी हेल्प कर सकता है और आपको बचा सकता है, और वो है मिस्टर संग जिन्वू। और ये सुनकर क्रिस्टोफर एकदम शांत हो जाता है। दूसरी तरफ जिन्वू जापान में ब्रेक हुए एस रैंक गेट को बंद करके इस तबाही को रोक चुका था। गेट से बाहर निकलकर जिन्वू लेगिया के बारे में सोच रहा था कि मैंने उसे मारकर सही किया। भले ही वो चेन से बंधा हुआ था, लेकिन बहुत पावरफुल था, और अगर वो बाहर आ जाता तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। जिन्वू सोचता है, अच्छा हुआ कि कुछ बुरा होने से पहले मुझे उसके इरादों का पता चल गया था। जिन्वू रूलर्स और मोनार्क्स के बारे में सोचते हुए बोलता है कि मुझे और भी पावरफुल बनना होगा। अब जापान में जायंट्स के मरने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। कोरिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग अब एक नए नेशनल लेवल हंटर की बातें कर रहे थे। इसके अलावा जो एक जायंट चाइना की तरफ भागा था, उसे चाइना के नेशनल लेवल हंटर लियू जिगांग द्वारा खत्म कर दिया गया है। वहीं जापानीज हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ने खुद को सरेंडर कर दिया है, लेकिन उसने ये क्यों किया ये अब तक किसी को नहीं पता है। वहीं अमेरिका के मैरीलैंड में जो एस रैंक गेट खुला था, उसे स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स द्वारा खत्म कर दिया गया है, जिसकी खुशी में मैरीलैंड में पार्टी रखी गई है, जहां स्कैवेंजर गिल्ड का मास्टर थॉमस आंद्रे भी था। तभी थॉमस के पास एक हंटर आके बताती है कि इस बार जो गिल्ड्स इंटरनेशनल गिल्ड मीटिंग में आएंगी, उनकी लिस्ट अभी अभी निकली है, और इस लिस्ट में साउथ कोरिया की एहजिन गिल्ड भी शामिल है, जिसका मास्टर संग जिन्वू है। आंद्रे समझ जाता है कि जिन्वू अमेरिका आने वाला है। इसके बाद हमें जापान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एस रैंक गेट खुला था। जिन्वू ने जिन जायंट्स को शैडो बनाया था, वो सब उसके सामने खड़े थे। वहां खड़े सोल्जर्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं जिन्वू सोचता है कि ये बुरा हुआ कि एक जायंट भाग गया, लेकिन फिर भी इनकी हेल्प से मेरा काफी लेवल अप हुआ है। सभी लोगों को इस तरह देखकर जिन्हों सोचता है कि इनकी पावर्स को पहली बार देखकर सब ऐसे ही शॉक होते हैं। और तभी वहां जिन्हों के लिए कॉल आती है। जिन्हों कॉल उठाते ही पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जिन्हों तुरंत जिन्वू को बताता है कि मुझे कोरिया वापस जाना होगा। जिन्वू को पूरी बातों का नहीं पता था, लेकिन वो इतना समझ जाता है कि उसकी फैमिली में जरूर कोई प्रॉब्लम आई होगी। वहां खड़े सोल्जर्स जिन्हों को हेलीकॉप्टर में एयरपोर्ट तक ले जाने लगते हैं। जिन्हों सोच रहा था कि मैंने अपनी माँ की आवाज इस हाल में पहले कभी नहीं सुनी, पता नहीं क्या हुआ होगा। जिन्हों अब कोरिया एयरपोर्ट पर पहुंचता है, जहां उसके फादर का सेक्रेटरी उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है और जिन्हों को बताता है कि आपके फादर अनंत नींद में सो गए हैं। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में चेयरमैन यू जिन्वू के पास आया था और जिन्वू से उसने इंटरनल स्लम्बर का इलाज मांगा था, क्योंकि इस बीमारी से आज तक केवल जिन्वू की माँ ही ठीक हुई थी। लेकिन जिन्वू को यू पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने यू की हेल्प करने से मना कर दिया था। अब जिन्हों अपने डैड को इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो बोलता है कि हमेशा की तरह आज भी मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद सेक्रेटरी जिन्हों को उसके फादर की एक नोटबुक देता है, जिसमें जिन्हों देखता है कि उसके फादर ने उससे जुड़ी सभी यादें कितनी अच्छी तरह से संभाल रखी है। इसके अलावा हाल ही में हुए सभी इंसिडेंट्स की फोटोज भी उन्होंने संभाल कर रखी है। सेक्रेटरी उसे बताता है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, जिसे सुनकर जिन्हों रोने लगता है। इसके बाद सेक्रेटरी जिन्हों को लेकर हॉस्पिटल से घर जाने लगता है। तभी जिन्हों को पीछे से उसके डैड वाले कमरे के गेट खुलने की आवाज आती है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी हम जिन्वू को देखते हैं, जो जिन्हों के डैड के रूम में शैडो एक्सचेंज करके आ चुका था। जिन्वू बोलता है कि जिन्हों तूने तो मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि उसने जिन्वू को इस बारे में नहीं बताया था। इसके बाद जिन्वू तुरंत एलिक्सिर ऑफ लाइफ की बोतल निकालता है और चेयरमैन यू को पिला देता है। तभी अपने डैड को देखने जिन्हों की सिस्टर जिन्ही भी वहाँ आती है। अंदर आते टाइम वो जिन्वू को बाहर जाते
जाते हुए देख लेती है। अब जैसे ही वो अंदर देखती है, यू नींद से जग चुका था और ये देखकर जिन्ही खुशी से रोने लगती है। चेयरमैन यू को समझ नहीं आ रहा था कि वो इंटरनल स्लम्बर से जग चुका है। सभी डॉक्टर्स भी पूरी तरह हैरान थे। जिनवू हॉस्पिटल के बाहर निकलकर स्माइल करता है और वहां से जाते हुए बोलता है कि ये थोड़ी जल्दी है, लेकिन हैप्पी बर्थडे जिन्हो, क्योंकि जिन्हो के आने वाले बर्थडे पर जिनवू उसके डैड को ठीक करके अपनी तरफ से बेहतरीन गिफ्ट दे चुका था। जिनवू अब सोचता है कि उसे बचे हुए काम को निपटाने के लिए वापस जापान जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज वो अब 2 घंटे बाद ही कर सकता है। इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब 2 घंटे तक वो क्या करे। 1 सेकंड के लिए उसे लगता है कि उसे चाहे से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे कोई ऐसा डंजन ढूंढना चाहिए जिसे अभी तक किसी गिल्ड द्वारा क्लेम न किया गया हो। इसके बाद हमें अमेरिका में क्रिस्टोफर रीड के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो सो रहा था और तभी उसकी आंख खुलती है और वो रूम से बाहर निकलता है। वो अपने घर में देखता है कि आज ये जगह बहुत ज्यादा शांत है, इसीलिए वो वाइन का ग्लास उठा के फेंक देता है। वाइन का ग्लास टूटता है, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। तभी वो वहाँ किसी को देखता है। उसे तुरंत सेलनर और उस हंटर की बात याद आती है कि उसने बोला था कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो कोरियन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगन ही के टच में रहना, लेकिन शायद अब देर हो चुकी है। तभी उसके सामने एक शैडो मोनार्क आता है जिसका नाम तरनक था। इसके अलावा क्रिस्टोफर के पीछे से 2 और शैडो मोनार्क राकन और क्वेरेशा भी आ चुके थे। ये कौन और क्या है, इस बात का पता क्रिस्टोफर को नहीं था, लेकिन वो इतना जानता था कि ये लोग उसे मारने आए हैं। तरनक बोलता है कि इंसानों पर आसानी से अटैक करने की कोशिश करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। वो क्रिस्टोफर को फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट बोलता है, क्योंकि क्रिस्टोफर भी रूलर्स के वेसल में से एक है और इसीलिए मोनार्क्स मानव दुनिया में रूलर्स को खोज कर खत्म कर रहे हैं। क्रिस्टोफर देखता है कि वो बीस्ट की लैंग्वेज बोल रहा है। वो पूछता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तरनक बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये उस टाइम के लिए था जो तुमसे जुड़ा हुआ है। क्रिस्टोफर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें मजाक लग रहा हूँ। जिसके बाद क्रिस्टोफर स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट होने लगता है और बोलता है कि आज तुम में से कम एक मेरे हाथों मरने वाला है। राखन और क्वेरेशा ये देखकर हैरान थे कि स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का यूज एक इंसान कर पा रहा है। क्रिस्टोफर की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। वो अटैक करते हुए बोलता है कि अब मरो मेरे हाथों, और उसके इस अटैक से पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय हो जाती है। हालांकि तीनों मोनार्क्स मिलकर क्रिस्टोफर को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनवू अपना काम खत्म करके जापान से वापस जाने वाला है, जहां 1 लाख से भी ज्यादा लोग जिनवू का सम्मान करने और उसे देखने के लिए खड़े थे। जिनवू सोचता है कि आज जापान में उसका आखिरी दिन है। तभी बेरू जिनवू से बोलता है कि किंग आपकी प्रजा यहाँ आपका सम्मान करने के लिए आई है, इसीलिए आपको हाथ उठाकर उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसकी बात पर जिनवू अजीब सा फेस बना लेता है। इसके बाद जिनवू एयरपोर्ट पर पहुंचता है। एरोप्लेन में जिनवू के बगल में एडम व्हाइट बैठा हुआ था। ये अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का वही बंदा है जो जिनवू को पहली बार सेलनर से मिलवाने ले गया था, ताकि जिनवू एक हंटर के रूप में अमेरिका के साथ आ जाए। एडम खुश था कि वो जिनवू से फिर से मिल पाया और जिनवू को उसका नाम अभी तक याद है, लेकिन जिनवू को उसका नाम बेरू याद दिलाता है। बेरू बोलता है कि इस बार आपको उसका नाम सही से लेना है, आपको एक किंग के रूप में अपनी डेंसिटी बनाए रखना चाहिए। इसके बाद जिनवू एडम से यहाँ उससे मिलने का रीजन पूछता है। तब एडम जिनवू को क्रिस्टोफर के घर की वीडियो दिखाता है, जहाँ के आसपास भयंकर आग लगी हुई थी। वो बताता है कि हम वहाँ की आग बुझाने के लिए सब कुछ कर चुके थे, लेकिन हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो कोई नॉर्मल आग नहीं थी। वहाँ खतरनाक बैटल हुई होगी। इसके बाद वो बताता है कि आग लगाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर था। जिनवू उससे पूछता है कि क्या ये सब क्रिस्टोफर ने किया है। तब एडम उसे बताता है कि वो हमें मिलने से पहले ही मर चुका था। इसके बाद एडम जिनवू को एक फोटो दिखाता है और बोलता है कि फेडरल हंटर ब्यूरो के हिसाब से ये आदमी प्राइम सस्पेक्ट है। अपने डैड के बारे में इतना सुनते ही जिनवू कमांडर्स अथॉरिटी का यूज करता है और एडम का गला दबा लेता है। जिनवू बोलता है कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। वहाँ कुछ और हंटर्स आते हैं, लेकिन एडम उन्हें दूर रहने को बोलता है। एडम जिनवू को बताता है कि इस फोटो में दिखाया गया आदमी डंजन से बाहर निकला था, तो हो सकता है कि वो आपके फादर ना हो। वो बताता है कि डंजन से निकलने वाले इंसान से मैजिक वेव निकल रही थी, जैसे बीस्ट से निकलती है, और उसने हमारे एस रैंक हंटर पर भी अटैक किया था। जिनवू उससे पूछता है कि तुम बोल रहे हो कि मेरे डैड ऐसा कर रहे हैं। तब वो बताता है उन्हें अभी केवल प्राइम सस्पेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। तब जिनवू शांत होता है और पूछता है कि ऐसा था तो फिर तुमने मुझे ये फोटो क्यों दिखाई। तब एडम बताता है कि आने वाले इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के सभी मेजर गिल्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होंगे और फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स इस आदमी के लिए एक रेड नोटिस इशू करने की प्लानिंग कर रहा है। मतलब हमारी जांच अब बंद दरवाजे के पीछे नहीं की जाएगी, क्योंकि इस इंसान के कारण अमेरिका के एक एस रैंक हंटर को कीमत चुकानी पड़ी। एडम बोलता है कि हम फेडरल ब्यूरो आपसे अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने आया था। वो बताता है कि मुझे यकीन है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फोटो दिखाया जाता तो आप शॉक्ड हो जाते। जिनवू सोचता है कि मेरे फादर 10 साल पहले लापता हुए थे और अब एक मैजिक बीस्ट के रूप में लौटे। वहीं जिनवू की पावर्स को देखकर एडम को समझ आ चुका था कि जिनवू नेशनल लेवल हंटर जितनी पावर्स रखता है। इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जहां सभी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव गिल्ड्स को हंटर
इंडस्ट्री करंट ट्रेंड्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डिस्कस करने के लिए इनवाइट किया जाता है। कुछ दिनों पहले ही फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स ने इनवाइट किए हुए गिल्ड की लिस्ट को रिलीज किया था और एहजन गिल्ड को इस साल साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए चूज किया गया था। एहजन गिल्ड की पार्टिसिपेशन देश विदेश में हेडलाइन बन चुकी है। जिन्वू की पावर्स को देखते हुए फेडरल ऑफ ब्यूरो ने यह डिसीजन लिया था। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स चोई जोंग से सवाल कर रहे थे, क्योंकि हर साल चोई का हंटर्स गिल्ड ही कोरिया को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन इस बार एहजन गिल्ड को चुना गया था। जहां चोई बताता है कि एहजन गिल्ड को चुनना एक अच्छा ऑप्शन है। भले ही वो अकेला उस गिल्ड का टॉप हंटर हो, लेकिन वो अकेले ही बड़ी से बड़ी गिल्ड को टक्कर दे सकता है। इसके अलावा वो बताता है कि मैं और हंटर्स गिल्ड के सभी मेंबर्स जिन्वू की वजह से ही जिंदा हैं। इसीलिए चोई जिन्वू के गिल्ड के चुने जाने से खुश था। इसके बाद हमें कोरियन हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहां गोगनही को बताया जाता है कि चाइना से किसी ने जिन्वू के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है और ये रिक्वेस्ट चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बल्कि किसी इंडिविजुअल की तरफ से आई है। गोगनही को बताया जाता है कि चाइना के 7 स्टार हंटर लियू झिगांग जिन्वू पे इंटरेस्टेड है। दरअसल चाइना हंटर्स की रैंकिंग के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है, बल्कि वो अपना खुद का रैंकिंग सिस्टम यूज करता है। 5 स्टार हंटर्स को हाई रैंक माना जाता है, लेकिन सिर्फ एक हंटर लियू झिगांग को 7 स्टार रैंक दी गई है और वो जिन्वू में इंटरेस्टेड है। गोगनही सोचता है कि एक पावरफुल ही दूसरे पावरफुल को पहचानता है। वो बोलता है कि मैं उसके रिक्वेस्ट को डिनाई करता हूं और उसे सिर्फ सरफेस लेवल की ही इंफॉर्मेशन भेजो। इसके बाद हमें अमेरिका के स्कैवेंजर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां थॉमस को बताया जाता है कि कल संघ जिन्वू इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए यहां आ जाएगा। थॉमस जानता है कि डोंगसू की जिन्वू के साथ दुश्मनी है, क्योंकि जिन्वू ने उसके भाई को मारा था। इसीलिए थॉमस डोंगसू को बुलाता है और उससे बोलता है कि कल जिन्वू के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि डोंगसू कुछ बोल पाता, आंद्रे गुस्से में उसे ऑर्डर देता है कि कल जिन्वू के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए और उससे बोलता है कि कॉन्फ्रेंस या किसी चीज के दौरान गिल्ड्स विला वेकेशन मत जाना। थॉमस के सामने तो वो उसकी बात मानकर वहां से जाने लगता है। थॉमस जानता था कि वो आसानी से उसे नहीं जाने देगा, इसीलिए वो अपने साथ की हंटर से बोलता है कि डोंगसू पर तब तक कड़ी नजर रखो जब तक जिन्वू स्टेट नहीं छोड़ देता। वहीं जाते हुए डोंगसू सोच रहा था कि मुझे केवल उसके आने का इंतजार करना है, फिर मैं उसे मारूंगा कम और तड़पाऊंगा ज्यादा। अगले ही दिन अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए सभी देश की गिल्ड अमेरिका पहुंचती है। वहां जर्मनी का एक हंटर लेनर्ट अपने साथी से पूछता है कि यहाँ इतने रिपोर्टर्स क्यों हैं। वो बताता है कि कोरिया का हंटर जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आ रहा है। तभी वो दोनों जिन्वू को वहाँ देखते हैं। लेनर्ट चाहता था कि वो वहाँ जाकर जिन्वू को अपना इंट्रोडक्शन दे, क्योंकि वो एक पावरफुल हंटर से पहचान रखना चाहता था, लेकिन लेनर्ट आगे बढ़ते ही रुक जाता है। उसका साथी पूछता है कि क्या आपने अपना मन बदल लिया। लेनर्ट बोलता है क्या तुमको वो दिखाई नहीं दे रहा। उसके साथी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेनर्ट के पसीने छूट रहे थे। वो बताता है कि वो कोई दूसरे डिमेंशन से शैडोज समन नहीं करता, बल्कि वो उन्हें अपने साथ लेकर घूम रहा है। लेनर्ट को जिन्वू के शैडोज दिख रहे थे। लेनर्ट बोलता है कि इतनी बड़ी आर्मी के साथ वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ वॉर शुरू कर सकता है। उधर जिन्हो पूछता है कि आप यहाँ किसी को जानते हैं। तब जिन्वू बोलता है कि नहीं, लेकिन कोई अंग्रेज है जो मुझे घूर रहा है। जिन्वू और जिन्हो के साथ यहाँ जिनचुल भी आया हुआ था। जिन्हो उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों हैं। तब जिनचुल बताता है कि मैं यहाँ जिन्वू का बॉडीगार्ड हूँ। उसकी इस बात पर जिन्हो जिनचुल से मजे लेने लगता है। तभी जिन्वू के पास फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स की तरफ से एडम अपने कुछ साथियों के साथ आता है। जिन्हो और जिनचुल को एडम के साथ के हंटर्स होटल दिखाने के लिए ले जाते हैं, जबकि जिन्वू को एडम अपने साथ ले जाने लगता है। एडम जिन्वू को बताता है कि वो उसे कुछ टॉप सीक्रेट बताने जा रहा है। वो जिन्वू को कार में फेडरल ब्यूरो ऑफ हेडक्वार्टर्स ले जाने लगता है। रास्ते में वो जिन्वू को बताता है कि अभी के टाइम पर हम इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री का एक बड़ा हिस्सा क्रिस्टोफर पर डिपेंड था, लेकिन अब उसकी डेथ हो चुकी है और अभी के टाइम में हमें रिइंफोर्समेंट्स की जरूरत है। फिलहाल अभी सब कुछ शांत है, क्योंकि क्रिस्टोफर के मौत की खबर नहीं फैली है, लेकिन जल्द ही हमें एक ऐसे हंटर को भर्ती करना होगा जो क्रिस्टोफर की जगह पूरी कर सके। और इन्हीं हंटर के एक कैंडिडेट के रूप में संग जिन्वू भी था। इसके बाद एडम जिन्वू को सीक्रेट फाइल दिखाता है और बताता है कि रून स्टोन की वैल्यू उस बीस्ट की पावर के बराबर है जिससे ये स्टोन हासिल किया गया था। वो जिन्वू को कामिस ड्रैगन के बारे में बताता है, जो मानव इतिहास का सबसे भयानक इंसिडेंट था। वो जिन्वू को बताता है कि फिलहाल हम कामिस ड्रैगन से निकले हुए रून स्टोन के सही मालिक को खोज रहे हैं और वो जिन्वू को अपने साथ लाने के लिए रून स्टोन का ऑफर देता है। लेकिन जिन्वू की नजर कामिस ड्रैगन की बॉडी पर पड़ती है। वो हैरान होकर पूछता है कि क्या अमेरिका ने उसकी बॉडी को अब तक संभाल कर रखा है। जिन्वू उनसे पूछता है कि उसकी बॉडी कहाँ है और वो तुरंत एडम से वहां चलने के लिए बोलता है। एडम बताता है कि उसे नहीं पता है कि उसकी बॉडी कहाँ है, लेकिन जब वो सुनेंगे कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो मना नहीं करेंगे। वो जिन्वू को हेडक्वार्टर्स के बाहर वेट करने को बोलता है और परमिशन लेने के लिए अंदर चला जाता है। अंदर जाके एडम वहां के चीफ से बात करता है कि जिन्वू कामिश ड्रैगन की डेड बॉडी को देखना चाहता है। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रून स्टोन को छोड़कर उसकी बॉडी में क्यों इंटरेस्टेड है, लेकिन तभी वहां के चीफ को ख्याल आता है कि शायद जिन्वू कामिश ड्रैगन को अपना शैडो सोल्जर बनाना चाहता है, जिसे सालों पहले किसी और ने हराया था। और ये सुनकर एडम भी अपना सिर पकड़ लेता है और बोलता है कि वो सच में उसे अपनी आर्मी का पार्ट बनाना चाहता है। तब वहां का चीफ बोलता है कि अगर ये सच
सच है तो हमें किसी भी हाल में उसे रोकना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पावर को हम किसी एक के हाथ में नहीं लगने दे सकते हैं। तब एडम बोलता है कि अगर हमने उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया तो उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। तब चीफ उसकी बात समझ जाता है और खुद उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि जिन्वू क्या कर सकता है। इसके बाद वो दोनों जिन्वू को अपने साथ ले जाने लगते हैं। जिन्वू हवा में पावरफुल माना सेंस कर पा रहा था। जिन्वू सोचता है कि जब उसका माना 8 सालों बाद भी बचा हुआ है तो जब मैं उसे अपना सोल्जर बनाऊंगा तो वो कितना पावरफुल होगा। जिन्वू अब कामिश ड्रैगन के पास तक पहुंच चुका था। चीफ उसे बताता है कि इसने 100 से भी ज्यादा एलाइट हंटर्स को खत्म किया था और जब वो 5 नेशनल लेवल के हंटर से हार गया था तब से उसकी बॉडी यहीं पर है। यहाँ तक कि इस बिल्डिंग में यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी कामिश के एसेंस स्टोन से ही चलती है। वो जिन्वू से पूछता है कि क्या वो अब खुश है। जिन्वू उन्हें पीछे हटने के लिए बोलता है और कामिश की बॉडी के पास चला जाता है। इसके बाद वो ड्रैगन की बॉडी को टच करते हुए अराइज बोलता है, लेकिन शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। जिन्वू खुद को शांत करता है और एक बार फिर अराइज बोलता है और इस बार शैडो एक्सट्रैक्शन सक्सेस हो जाता है और कामिश शैडो में बदल जाता है। शैडो बनते ही कामिश बोलता है कि क्या तुम ही हो जिसने मुझे समन किया है, मोनार्क ऑफ शैडोज। और ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। कामिश उन लोगों को देखते ही बोलता है कि मुझे इंसानों को मारना होगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। वो वहाँ के ग्लास को टच करते ही तोड़ देता है। ये देखकर चीफ हैरान हो जाता है, क्योंकि उस ग्लास को टॉप रैंक के हंटर के माना को यूज करके पावरफुल बनाया गया था। कामिश बुरी तरह चीखते हुए सांस लेता है। वो सभी पर माना बॉम्ब से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी जिन्वू उसे रोक देता है और बताता है कि तुम्हारे अंदर के स्टोन को बहुत साल पहले ही निकाल दिया गया था और अब तुम्हें रूलर्स की बात मानने की जरूरत नहीं है। वहाँ सब हैरान हो जाते हैं कि जिन्वू अभी बीस्ट की लैंग्वेज बोल रहा था। कामिश अब शांत हो जाता है और बोलता है कि तो मोनार्क ऑफ शैडोज के सोल्जर होने पर ऐसा फील होता है। कामिश बताता है कि पहले मैं सिर्फ एक सर्वेंट था जो ड्रैगन किंग की सेवा करता था, लेकिन मैं अब आपके सामने अपना सिर झुकाता हूँ नए मोनार्क। जिन्वू उससे पूछता है कि क्या तुम ड्रैगन किंग की सेवा करते थे। कामिश हाँ बोलते हुए बताता है कि वो एक समय पर मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन का सर्वेंट था। जिन्वू को कामिश से खतरनाक गुस्से का एहसास हो रहा था। वो हैरान था क्योंकि उसे नहीं पता था कि एक शैडो सोल्जर इतना स्ट्रॉन्ग ईगो रखता है। वो सोचता है कि ये उन सभी बीस्ट से पावरफुल है जिनसे मैं सामना कर चुका हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक इनक्रेडिबल बीइंग है। एडम और चीफ दोनों ये देखकर हैरान थे कि कामिश अपनी पूंछ हिला रहा है। जिन्वू सभी मोनार्क के बारे में सोचने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन भी 9 मोनार्क्स में से एक होगा। तभी कामिश जिन्वू से माफी मांगते हुए बोलता है कि अब मुझे जाना होगा और तभी उसकी शैडो मिटने लगती है। जिन्वू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कामिश बताता है कि उसे दुख है कि हम बहुत देर से मिले। जिन्वू सिस्टम पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद कामिश बोलता है कि मुझे उन सोल्जर्स से जलन हो रही है जो आपकी सेवा करते हैं। वो जिन्वू को बताता है कि ऐसे 4 लोग हैं जिनके पास रूलर्स की पावर्स है और उनसे संभल कर रहना। अंत में कामिश बोलता है कि कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन किंग से मिलना सम्मान की बात है। जिसके बाद शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है और कामिश ड्रैगन की शैडो गायब हो जाती है, क्योंकि कामिश को मरे हुए कई साल बीत चुके थे। इसके बाद जिन्वू एडम से माफी मांगता है और बताता है कि वो यहाँ की चीजों को रिपेयर करने का पैसा दे देगा। जिसके बाद जिन्वू वहाँ से बाहर चला जाता है और उदास हो जाता है। जिन्वू अब वापस होटल आता है, जहाँ जिनचुल उससे मिलता है और पूछता है कि क्या वो जिन्हों से मिला था। जिन्वू को कुछ समझ नहीं आता। तब जिनचुल उसे बताता है कि 2 घंटे पहले स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर आए थे और उसे ये बोलकर ले गए कि जिन्वू उनका ब्यूरो में वेट करेगा। जिन्वू हैरान हो जाता है क्योंकि वो अभी ब्यूरो से ही लौट कर आया है और उसने जिन्हों को नहीं बुलाया था। एडम बोलता है कि फेडरल ब्यूरो और स्कैवेंजर गिल्ड के बीच अच्छे रिलेशन है, लेकिन उनके पास हमारी ओर से काम करने का कोई हक नहीं है। वो तुरंत स्कैवेंजर गिल्ड को कॉल करता है। जिन्वू को बुरी फीलिंग आ रही थी। एडम स्कैवेंजर गिल्ड से कॉल में बात करता है, पर उन्हें इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन वो समझ जाते हैं कि जिन्हों को डोंगसू ले गया होगा। वो एडम से बोलते हैं कि हम तुरंत इसके बारे में पता लगाते हैं। एडम जैसे ही जिन्वू को बताने वाला था कि स्कैवेंजर गिल्ड पता लगाने वाली है, जिन्वू वहाँ से गायब हो जाता है। जिन्वू तुरंत बिल्डिंग के ऊपर आता है और बोलता है कि ये मेरी गलती है, क्योंकि उसने यू को बचाने के लिए जिन्हों वाले शैडो के साथ एक्सचेंज कर लिया था और उसके बाद उसने कोई शैडो सोल्जर उसके साथ नहीं रखा। उसे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। जिन्वू तुरंत कई शैडो सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें जिन्हों को ढूंढने के लिए चारों तरफ भेज देता है। सीन स्कैवेंजर गिल्ड पर शिफ्ट होता है, जहां थॉमस देखता है कि उसने जिन हंटर्स को डोंगसू पर नजर रखने के लिए रखा था, उन्हें पीट कर डोंगसू वहां से जा चुका है। थॉमस अपने आदमियों से बोलता है कि किसी भी हाल में जिन्वू से पहले डोंगसू को ढूंढो। इसके बाद हम किसी जगह पर डोंगसू को देखते हैं। उसने जिन्हों को डैमेज करके अपने पास रखा है। जिन्वू अपने भेजे हुए सभी सोल्जर की आंखों से हर जगह देख रहा था, लेकिन उसे जिन्हों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। जिन्वू सोचता है कि जिनचुल ने बोला था कि स्कैवेंजर गिल्ड का कोई हंटर उसे ले गया था। जिन्वू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि डोंगसुक का छोटा भाई डोंगसू है और शायद वो अपने भाई की मौत का सच जानने के लिए हमारे आने का अब तक वेट कर रहा था। वो सोचता है कि केवल मैं और जिन्हों ही उस मिशन में बचे थे और मुझे यकीन है कि डोंगसू को हम दोनों पर उसके भाई को मारने का शक है। जिन्वू जिन्हों के खोने को अपनी गलती मानता है और गुस्से में बोलता है कि अगर जिन्हों को कुछ भी हुआ तो वो डोंगसू को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ थॉमस के लोग भी डोंगसू को खोज रहे थे, क्योंकि थॉमस
थॉमस जानता है कि अगर उसने डोंगसू को जिन्वू से पहले नहीं ढूंढा तो जिन्वू उसे खत्म कर देगा। उसकी असिस्टेंट थॉमस को रिसर्च करके बताती है कि ऐसी 3 जगह है जहां डोंगसू ज्यादातर जाता था। तब थॉमस बोलता है कि हमारे सभी हंटर्स को वहां भेज दो और मैं खुद भी वहां जाऊंगा। दूसरी तरफ फेडरल ब्यूरो हेडक्वार्टर में अफरा तफरी मची थी क्योंकि स्कैवेंजर गिल्ड के सभी हंटर्स एक साथ निकल चुके थे और उन्होंने सभी रेड को कैंसिल कर दिया है। वो समझ जाते हैं कि अगर पूरे स्कैवेंजर गिल्ड को तैयार किया गया है तो थॉमस खुद उन्हें ऑर्डर दे रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब जा कहां रहे हैं। तभी हम किसी वेयरहाउस में डोंगसू के साथ 2 हंटर्स को देखते हैं जिसके सामने जिन्हो घायल बैठा हुआ था। डोंगसू बोलता है कि मास्टर ने मुझे केवल जिन्वू के साथ कुछ नहीं करने की वार्निंग दी है, इसीलिए उसने जिन्हो को अपने सवालों के जवाब देने के लिए पकड़ा है। वो जिन्हो से एक ही जवाब सुनना चाहता था कि जिन्वू ने ही उसके भाई को मारा है। वो बोलता है कि अगर उसने ये जवाब दिया तो वो जिन्हो को जिंदा छोड़ देगा। जिन्हो बेहोश था और उसे मार के होश में लाया जाता है। उनके इतना टॉर्चर करने पर भी जिन्हो उन्हें कुछ नहीं बता रहा था। डोंगसू एक बार फिर जिन्हो से पूछता है और बोलता है अब अगर तूने कुछ नहीं बोला तो तुझे यही मरना होगा और यहाँ कोई तुझे बचाने भी नहीं आएगा। लेकिन जिन्हो उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए जा बे फट्टू बोलता है। ये सुनते ही डोंगसू गुस्से में उसका सिर दीवार में पटक देता है। उसके साथ के हंटर्स उसे और टाइम देने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग किसी मर्डर में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन डोंगसू उनकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि मैंने अभी बस शुरू ही किया है। इससे पहले कि डोंगसू जिन्हो को कुछ कर पाता, जिन्वू का एक हाई ऑर्क शैडो सोल्जर जिन्हो को ढूंढ लेता है। हाई ऑर्क ने देखा, इसका मतलब जिन्वू भी यहाँ देख चुका है। डोंगसू ऑर्क को देखता है, उसे लगता है कि आसपास कोई डंजन ब्रेक हुआ होगा। वो तुरंत हाई ऑर्क को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जिन्वू उस ऑर्क के साथ खुद को एक्सचेंज कर लेता है। तभी हम जिन्वू के घर का सीन देखते हैं जहाँ जिन्हा और उसकी माँ टीवी देख रहे होते हैं। तभी उन्हें टीवी में जिन्वू दिखाई देता है। जब झिंचुल ने जिन्हो के लापता होने की खबर जिन्वू को दी थी, उसकी माँ बोलती है कि जिन्हा टीवी में तुम्हारा भाई है। ये सुनते ही बेरू माई किंग बोलते हुए उठकर टीवी देखने लगता है। जिन्वू को देखकर बेरू समझ जाता है कि किंग अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो भी जिन्वू के गुस्से से डर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस कार से अपने हंटर्स के साथ डोंगसू की लोकेशन पर जा रहा था। थॉमस ड्राइवर को कार रोकने के लिए बोलता है क्योंकि थॉमस को फील हो गया था कि जिन्वू डोंगसू तक पहुंच चुका है। ड्राइवर कार को जल्दी से नहीं रोक पाता, इसीलिए थॉमस कार के गेट को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है और सभी से बोलता है कि मैं पहले वहां जा रहा हूं और तुम सब अब मेरे पीछे मेरी लोकेशन पर पहुंचो। इसके बाद थॉमस फुल स्पीड से अपने सामने आने वाली चीजों को उड़ाते हुए डोंगसू की ओर जाने लगता है। उसे देखकर उसके साथी बोलते हैं कि लगता है कि फिर से हमें नुकसान की भरपाई करनी होगी, इससे अच्छा वो कार से चलते। अब हम देखते हैं कि जिन्वू ऑर्क के साथ एक्सचेंज करके डोंगसू के पेट में एक खतरनाक पंच मारता है और ये देखकर जिन्हो के फेस में स्माइल आ जाती है। जिन्वू के पंच से डोंगसू के मुंह से ब्लड आ जाता है और वो दूर जाके गिरता है और जिन्वू गुस्से में बहुत पावरफुल माना रिलीज करता है। जिन्वू जिन्हो को हीलिंग पोशन पिलाता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत डैमेज हो चुका था। जिन्वू डोंगसू के दोनों बंदों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई हीलर है। वो गुस्से में उन्हें हील करने को बोलता है। ये बंदा बोलता है कि हम कोरियन नहीं बोलते। तभी डोंगसू उठकर वहां आते हुए बताता है कि वो तुम लोगों से हील करने के लिए बोल रहा है। जिन्वू उस बंदे से फिर से बोलता है कि आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुरंत हील कर उसे। तब ये बंदा डोंगसू के सामने हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें पहले मेरे बॉस को मनाना होगा। लेकिन तभी जिन्वू उसका फेस पकड़कर बुरी तरह से दीवार में पटक देता है। जिन्वू अब इस बंदे से भी पूछता है कि क्या तू भी एक हीलर है। उसकी फट जाती है और वो डोंगसू से बोलता है कि तुमने नहीं बताया था कि जिन्वू भी इसमें शामिल है। जिन्वू फिर से बोलता है मैंने पूछा है कि क्या तू हीलिंग मैजिक यूज कर सकता है। वो जैसे ही नहीं बोलता है जिन्वू उसे भी उठाकर जमीन में पटक देता है। डोंगसू जिन्वू से बोलता है कि मैं जानता हूँ तू वही है जिसने मेरे भाई को मारा था। जिन्वू उसकी तरफ बढ़ता है। तभी जिन्हो जिन्वू को संभल कर रहने के लिए बोलता है क्योंकि वो डोंगसुक का छोटा भाई था। जिन्वू उसे चुप रहने के लिए बोलता है। डोंगसू बोलता है जवाब दे जिन्वू, क्या तूने मेरे भाई को मारा था। जिन्वू गुस्से में बोलता है कि जा खुद जाकर पूछ उससे। डोंगसू गुस्से में आके तुरंत जिन्वू पर अटैक करता है लेकिन जिन्वू उसके अटैक से बचते हुए उसे इतना खतरनाक पंच मारता है कि वो दूर उड़ते हुए एक बड़ी सी पाइप में जाके गिरता है। इससे पहले कि डोंगसू वहां से उठ पाता, जिन्वू स्पीड से उसके बगल में आ चुका था। जिन्वू एक बार फिर उस पर बहुत बुरी तरह से अटैक कर देता है, यहाँ तक कि अब उसका खेल लगभग खत्म होने वाला था। लेकिन तभी वहाँ थॉमस आ जाता है और जिन्वू को रुकने के लिए बोलता है। थॉमस जिन्वू को बताता है कि मैंने उससे बोला था कि वो तुमसे ना उलझे। वो पूछता है कि क्या डोंगसू अभी भी जिंदा है। जिन्वू बताता है कि अभी के लिए तो जिंदा है। थॉमस जिन्वू से बोलता है कि हम बात कर सकते हैं, उसे छोड़ दो और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं दिखावा करूंगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन जिन्वू गुस्से में बोलता है और अगर मैं मना कर दूं तो क्या। थॉमस बताता है कि तो फिर मेरी रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर होगा। तब जिन्वू बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और डोंगसू को उठाकर फेंक देता है। डोंगसू का खेल अब खत्म होने वाला था लेकिन वो यही चाहता था कि थॉमस उसके लिए जिन्वू को खत्म कर दे। जिन्वू अब
थॉमस के पास आता है। थॉमस बोलता है कि क्या तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? जिनवू उसे बताता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। थॉमस सोच रहा था कि ये मुझे अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी मुझसे लड़ने के लिए बोल रहा है। थॉमस गुस्से में जिनवू पर अटैक कर देता है। बाहर हम देखते हैं कि स्कैवेंजर गिल्ड के सभी लोग और हंटर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तभी वहाँ की दीवार टूटती है, क्योंकि जिनवू के पंच से आंद्रे भी दीवार तोड़ते हुए बाहर आ चुका था। थॉमस के हंटर्स उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उन्हें दूर रहने को बोलता है। वो वहाँ खड़े सभी हंटर्स से बोलता है कि तुम सब किसका वेट कर रहे हो, आगे बढ़ो। इधर जिनवू इग्रिस और काइसेल को समन करता है और बोलता है कि जिन्हों को हॉस्पिटल लेकर जाओ, और चाहे कुछ भी हो जाए इसका इलाज हो जाना चाहिए। इग्रिस तुरंत जिन्हों को लेकर काइसेल के साथ चला जाता है। थॉमस अब अपने सभी हंटर्स के साथ खड़ा हो जाता है और इधर जिनवू भी अपने सोल्जर्स की आर्मी खड़ी कर लेता है। जिनवू के मुक्के से सबके सामने थॉमस की बेइज्जती हो चुकी थी, इसीलिए उसे अब डोंगसू की कोई परवाह नहीं थी। वो किसी भी हाल में जिनवू को मारकर अपनी इज्जत वापस पाना चाहता था। लेकिन थॉमस एक बार फिर से बोलता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम अपनी गलतियों को मान लेते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन जिनवू कहाँ मानने वाला था, वो उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है, जिसके बाद थॉमस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके पावरफुल माना से उसके कपड़े तक जलने लगते हैं। जिनवू अपने सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। थॉमस भी हंटर्स को तैयार रहने के लिए बोलता है। सोल्जर्स अब हंटर्स पर अटैक करने के लिए रंबलिंग करते हैं। हंटर्स शील्ड लगाते हैं, लेकिन जिनवू के सोल्जर्स उड़ते हुए ऊपर से ही अटैक कर देते हैं। थॉमस खुद कई सोल्जर्स को मारते हुए हाई ऑर्क्स को भी खत्म कर देता है और बोलता है कि मेरे आगे इनके टिकने का कोई चांस नहीं है। इधर जिनवू भी कई हंटर्स को खत्म कर देता है, जिसे देखकर थॉमस जिनवू की तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में सोल्जर्स आ जाते हैं। थॉमस सोल्जर्स को हटाते हुए जिनवू की तरफ बढ़ता है, लेकिन जिनवू गायब हो जाता है। जिनवू तुरंत पीछे से उस पर डैगर्स से अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिनवू को मार के उड़ा देता है और बोलता है कि क्या एक नेशनल लेवल हंटर तेरे लिए मजाक है। इसके बाद थॉमस टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए उसे दूर से ही पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है और बोलता है, तेरे और मेरे बीच की पावर का डिफरेंस देख और मर जा। लेकिन तभी जिनवू भी रूलर्स अथॉरिटी का यूज करता है और उसे नीचे की तरफ दबाने लगता है। थॉमस पूरी तरह से हैरान था कि जिनवू उसे जमीन में गाड़ देना चाहता है। यहाँ तक कि वो जिनवू को अपनी ओर खींच रहा था, तब भी जिनवू उस पर अटैक कर रहा था। जिनवू उसके पास आता है और उसके गले में इतना पावरफुल पंच मारता है कि उसके मुंह से ब्लड आ जाता है और वो उड़कर पीछे गिरता है। थॉमस हैरान था कि उसका खून बह रहा है। इसके बाद जिनवू तुरंत उसके पास आता है और वो भी बोलता है कि हम दोनों की पावर के बीच अब तू डिफरेंस देख और मर जा। जिनवू फुल स्पीड के साथ उस पर पंचेस की बौछार कर देता है। इसके बाद थॉमस बोलता है कि अब मैं तुझे कम नहीं समझूंगा। वो रीइंफोर्समेंट का यूज करता है और रूलर्स बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। दूसरी तरफ एडम भी फाइट वाली जगह पर आ रहा था। वो जानता था कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो सबकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। यहाँ जिनवू सोचता है कि अब 4 इंसानों के पास रूलर्स की पावर्स है। वो सब कामिश रेड के दौरान 5 बचे हुए लोग थे। इसका मतलब ये भी उन 4 बचे हुए नेशनल लेवल हंटर्स में से एक हो सकता है। थॉमस अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जिनवू स्पीड से उसकी ओर आगे बढ़ता है, लेकिन थॉमस बुरी तरह उस पर अटैक करता है, जिससे वहाँ की पूरी जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जिनवू जंप करके ऊपर आ जाता है। इसके बाद थॉमस रूलर्स हैंड का यूज करता है और ब्लैक होल टाइप की पावर से सभी को अपनी ओर खींचने लगता है। हंटर्स थॉमस से दूर भागने लगते हैं, जबकि शैडो सोल्जर्स उस ब्लैक होल में खींचे चले जाते हैं। वहीं जिनवू कमांडर्स अथॉरिटी का यूज करके खुद को बचा लेता है। थॉमस जिनवू को खींचने के लिए पूरा जोर लगा देता है, लेकिन जिनवू और भी ऊपर पहुंच जाता है। थॉमस के आसपास की पूरी जगह खाली हो चुकी थी। वो जिनवू से बोलता है, इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हंटर्स सभी घायल हुए लोगों को वहां से निकाल रहे थे और थॉमस से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। थॉमस अब जंप करके ऊपर जिनवू की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि वो जिनवू तक पहुंच पाता, जिनवू अपने पैरों से उसके सिर में अटैक करते हुए उसे नीचे धकेल देता है। थॉमस तुरंत रूलर्स हैंड का यूज करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू भी कमांडर्स अथॉरिटी का यूज करते हुए उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। थॉमस को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी तरफ खींच रहा है तो क्या मुझे सामने से अटैक करना चाहिए। इसके बाद वो बोलता है कि मैं इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। थॉमस और जिनवू अब पास आते हैं और आमने सामने से एक दूसरे पर पंच करते हैं। जिनवू के पंच से थॉमस के हाथ की बैंड बच जाती है और वो बहुत बुरी तरह नीचे गिरता है। थॉमस अब दर्द से चिल्लाने लगता है। जिनवू तुरंत उसकी ओर आगे बढ़ता है। थॉमस उस पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू उसके अटैक से बचते हुए उसके सिर को पकड़ता है और अपने घुटने से उसका सिर फोड़ देता है, जिससे उसके ऊपर का आर्मर टूटने लगता है। तभी वहाँ एडम भी पहुंच जाता है। वो सोच रहे थे कि ये किस तरह के मॉन्स्टर्स के बीच फाइट हो रही है, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जिनवू थॉमस को कुत्तों की तरह मारते हुए बाहर तक लाता है। वहाँ खड़े सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। एडम बोलता है कि हमें तुरंत उन्हें रोकना होगा, नहीं तो जिनवू थॉमस को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिनवू उसे बहुत बुरी तरह कूट रहा था। थॉमस पिटते हुए सोच रहा था कि कैसे एक मैजिक टाइप हंटर इतना पावरफुल हो सकता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ये फाइट हारने वाला है। थॉमस बोलता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और वो ऊपर से जिनवू पर अटैक करता है। वो बोलता है कि मैं थॉमस आंद्रे हूँ, ये पावर मेरी पहचान है और मुझे मारने के लिए इतना काफी नहीं होगा। जिसके बाद वो वापस उठने लगता है, लेकिन जिनवू सामने से हट जाता है और पीछे से आकर उसे गिरा देता है और उसे फिर से कूटते हुए बोलता है कि मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। जिनवू सबके सामने मार मार के उसका आर्मर पूरी तरह तोड़ देता है। एडम
एडम जिन्वू को बार बार रुकने के लिए बोल रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अमेरिका से एक और पावरफुल हंटर कम हो जाए, लेकिन जिन्वू उसे कुत्तों की तरह मारता जा रहा था। जिन्वू उसे तब तक मारता रहता है जब तक थॉमस खुद हार नहीं मान लेता। उसके हार मानते ही जिन्वू रुक जाता है। एडम को यकीन नहीं हो रहा था कि इसने थॉमस का ये हाल कर दिया है। वो सोच रहा था कि अगर ये खबर दुनिया तक पहुंची तो पूरी दुनिया शॉक हो जाएगी। एडम तुरंत हंटर्स से थॉमस को हील करने के लिए बोलता है। हीलर हंटर देखता है कि थॉमस की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और खून बह रहा है। वो बोलता है कि थॉमस इसीलिए जिंदा है क्योंकि ये नेशनल लेवल हंटर है। कोई और हंटर होता तो 10 बार मर चुका होता। वो बताता है कि इन्हें हील करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। तभी एक हंटर आकर एडम को बताता है कि डोंगसू मर चुका है और जिन्वू भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। तभी हम जिन्वू को कोरिया में देखते हैं जो कि किसी शैडो के साथ बैठा हुआ था और ये शैडो किसी और की नहीं बल्कि डोंगसू की थी। जिन्वू ने बेरू के साथ खुद को एक्सचेंज करके बेरू को अमेरिका भेज दिया है ताकि वो जिन्हों को हील कर सके। डोंगसू बोलता है कि मेरे किंग प्लीज आप मेरा भी कुछ नाम रख दीजिए। जिन्वू देखता है कि उसकी रैंक जनरल थी। जिन्वू उससे बोलता है कि ग्रीड नाम कैसा रहेगा क्योंकि तुम लालची होकर मरे थे। जिन्वू उससे बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें ये नाम पसंद है? तब वो जिन्वू को थैंक यू बोलता है क्योंकि जिन्वू उससे नाराज था, इसीलिए वो बोलता है कि अब अपना सिर फिर से नीचे झुका लो। ये सुनते ही ग्रीड सिर ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी झुकाकर लेट जाता है। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।